हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 8। जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है? पवन, तूफान और चक्रवात। हम जानेंगे कि पवन क्या होता है, तूफान क्या होता है और चक्रवात क्या होता है। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग जो था 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे जो हमारे यहाँ पर कितने 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया था। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा, उड़ीसा के समुद्री तट की ओर पर्वत किसी चक्रवात उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र। भारत मौसम विज्ञान जो हमारा नई दिल्ली से लिया गया था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन चक्रवात होते क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इसका अध्ययन हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो हमेशा गतिशील रहती है वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है? एक दबाव बनाती है, एक दाब डालती है। इसके लिए हम क्रियाकलाप 8.1 करके देखते हैं। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि यदि ऐसे क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें और इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक सावधानी आपके लिए। अब हम देखते हैं, इस क्रियाकलाप में अपने आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबालने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे को ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के घेरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? यहाँ हमको दिखाई दे रहा है गर्म जल से भरा डिब्बा जिस पर ठंडा किया जा रहा है, क्या करके? पानी डाल करके। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा में आ रही हो जिसमें आप नौका ले जाना चाहते हैं, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? क्या आप जानते हैं कि साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है? आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियाँ, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब के से बहुत कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है।
अब हम देखते हैं पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। जब पवन का वेग बढ़ता है तो जब वायु का क्या होता है, दाब घट जाता है, ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं 8.2। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख में कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है बोतल में फूंक मारना, ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किए जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? अब हम देखते हैं जो हमारी कागज की गेंद होती है उसको बोतल में डालना कठिन क्यों होता है। इसके लिए अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 8.3 करते हैं, गुब्बारों को फुलाना। अब गुब्बारों को फुलाने का यह क्रियाकलाप है, दो गुब्बारों के बीचों में फूंक मारना। लगभग समान आमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के सपोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए, देखिए कि क्या होता है। जैसा कि हम देखते हैं फिर इनके बीच में क्या होता है। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो कागज की पट्टी होती है, क्या हम उसको फूंक मार करके उड़ा सकते हैं? लगभग 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उड़ जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके प्रेक्षण से किसे सिद्ध करते हैं? जो हमें यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखे 8.2, 8.3 और 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही है जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वायु का दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु को गेंद को बाहर निकालकर और धकेला देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। जब गुब्बारों के बीच और बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा, यह हमने देखा है। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर की ओर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छतें के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो सकती है। अब हम पवन के बारे में जानेंगे। यह हम जानते हैं कि गतिशील वस्तु जो होती है, गतिशील वायु होती है, वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु वाले दाब की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाओं से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे।
2-3 मिनट तक यहाँ देखिए कि यह गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसी कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडा जल में रख दीजिए और गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अब हमको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको? क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा, गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली। गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार हमको यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखते हैं अपने प्रेक्षणों के आधार पर भिन्न जो हम यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारे क्यों फूल जाता है, वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर वायु का क्या होता है। संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं 8.6 क्रियाकलाप। समान आमाप की कुछ कागज की 2 खाली थैलियां अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ के दोनों किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। जब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें, देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी थैलियां उनका संतुलन क्यों यहाँ पर बिगड़ जाता है। ये हमको थैलियाँ दिखाई दे रही है। पहले हमने क्या लिया था, इनको बराबर में लिया था। फिर ये क्या होता है, यहाँ पर थैलियों का क्यों बिगड़ जाता है, यहाँ पर ऊपर उठती है और कुछ नीचे हो जाती है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु की ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या आप अब यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। अब हम यह बता सकते हैं कि धुआं क्यों ऊपर उठता है। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। जब हमारी वायु गर्म हो जाती है तो वह क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती है जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसा कि हमने अध्याय 4 में पढ़ा था। अब हम देखते हैं पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यह हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये हमको यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दे रखी है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों के भूमध्य रेखा क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों से वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 तथा 60 अक्षांश क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन प्रवाह 30 अक्षांश से 60 अक्षांश की ओर होगा। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण क्या होता है, दिशा में परिवर्तन होता है।
अब हम देखते हैं थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। जल और थल का कैसे गर्म होता है, जो हमने अध्याय 4 में पढ़ा था, समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। अब हम देखते हैं ग्रीष्म काल गर्मियों में थली क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। क्या होता है? मानसून का अर्थ होता है ऋतु। यहाँ हमको दिखाए गए यहाँ पर कुछ ये माप। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापन ग्रीष्म काल दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। यह मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जल वाष्प लेकर आती है। जैसे हमको दिख रहा है शीतकाल, थल और जल के असमान मापन के कारण उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। भारत में मौसम विज्ञान के विभाग नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब हम देखते हैं शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। जब हम देखते हैं कि यह कहाँ से जाती है, थल से समुद्र की ओर बहने लगती है। समुद्रों से आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्रण का कारण होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स दी जा रही है। अब हमको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? कविता का बॉक्स दिया जा रहा है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते हैं बादल। अभी हमने जब देखा था कि जो हमारी होती है यहाँ पर समुद्र से जो हमारी होती है हवाएं, वो क्या होती है? हमारी जल वाष्प साथ में लेकर आती है। तो हमको यहाँ पर क्या बताया गया है? सागर से बनते हैं बादल। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को भी जन्म देती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता की वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है। इनसे मनुष्य, जंतु और पादपों के लिए जीवन के बहुत सारे संकट उत्पन्न होते हैं। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे कि तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करते हैं। तड़ित झंझा और चक्रवात क्या होता है? तड़ित झंझा भारत में जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कूदती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी कारण को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। आप तड़ित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। हमें इसमें निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। खुली जमीन पर न लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। खिड़की के निकट न बैठे। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छतों वाले शेड आदि का आश्रय लेना उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत पे चले जाएं। अब हम देखते हैं तड़ित झंझा जैसे चक्रवात कैसे बनते हैं। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने व
ऊष्मा वापस मिल जाती है, जिससे समर्थन आप कोई अनुभव बता सकते हैं। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव में के रूप में परिवर्तित होती है, तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु का दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ी झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अत्यधिक वायु की गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है चक्रवात की संरचना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे झंझा नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग शून्य होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र के उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे जो पवन वेग क्रमशः कम होता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है, जो हमें यहाँ पर इसे प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारे चक्रवात की गति करने की दिशा दिखाई गई है। ये क्या होती है? हमारी 15 किलोमीटर होती है बाह्य प्रवाह, ऊपर उठती वायु, नीचे जाती हुई वायु दिखाई दे रही है हमें। चक्रवात की गति करने की दिशा और धारा प्रवाह दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है? झंझा क्रमिक के रूप में बढ़ते हुए, और यहाँ पर है प्रभंजन पवन और झंझा क्रमिक के रूप में घटते हुए। ये हमारा क्या है? चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चक्रवात नेत्र का प्रतिबिंब। यहाँ पर हमको एक क्या दिखाई दे रहा है? चक्रवात प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है नेत्र का। अब हमें यहाँ पर देखना है आगे चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। कौन कौन से विनाश होते हैं चक्रवात के द्वारा? चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं। तेज पवन समुद्र के तल जल को तटों की ओर धकेलती है, भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उड़ जाता है। उड़ता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा और उर्वरता को भी कम कर देता है। जो हमारा यहाँ पर जो पानी होता है, ये क्या करता है? हमारी उर्वरता को भी कम कर देता है। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? चक्रवात के तटों को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को भयावह बना देती है, जैसे कि हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर की ओर उठती विशाल लहरें हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस चित्र में। अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहलाता है। जैसे कि हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे क्या है? यहाँ पर अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र वहाँ जहाँ चक्रवात निर्मित होने पर चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। जैसा हमारा यहाँ पर हमको दिखाया गया है चक्रवात कैसा है? सर्वव्यापी घटना है। यहाँ पर हमको दिखाया गया है उत्तरी प्रशांत महासागर, टाइफून, चक्रवात, हरिकेन, उत्तरी एंटार्कटिक महासागर, हरिकेन, चक्रवात, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी एंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। ये हमको यहाँ पर सारे इनकी डिग्रियाँ दे रखी है और ये सारे हमको महासागर बताए गए हैं।
अब हम देखते हैं किसी टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की किप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड, वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गी और खरगोश के मृत शरीर को देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी ने उनके शरीर में उनकी खाल उतार ली हो। टोर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती है। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टोर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। क्या होता है? इससे हमारी जीवन और संपत्ति की हानि होती है। अब हम देखते हैं टोर्नेडो। हमारे देश में टोर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। टोर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी टोर्नेडो का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। भारत की संपूर्ण तट रेखा की विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों की ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। जो वायु की माप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमापी कहलाते हैं। प्रभावी सुरक्षा बताई गई है। हमको इसके कुछ उपाय हैं। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्व अनुमान और चेतावनी सेवा, सरकारी संस्थाओं, समुद्रों, तटों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था, चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब जनता द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए? हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचारों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशु और वाहनों आदि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों, टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां भी हो सकती है, जैसे कि जो आपको बरतने की आवश्यकता होती है। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो दूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गई बिजली के तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए न निकले। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। अब हम देखते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। कौन सी प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई? तो जो हमारी उन्नत प्रौद्योगिकी है वो सहायक सिद्ध हुई है।
आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे से पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं, जैसे कि हमको दे रखा है पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावात, तूफान, मानसूनी पवने, दाब, तड़ित झंझा, टोर्नेडो और टाइफून। ये हमारे सारे यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द है। अब हमने क्या क्या सीखा है। हमारे आसपास की वायु दाब डालती है, ये हमने सीखा है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उड़ती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण होता है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार करना अच्छा रहता है। ये हमारे यहाँ पर इस चैप्टर का कुछ सारांश है। निम्नलिखित प्रवाह क्षेत्रों को अपने उस परिघटन को समझाने में सहायता होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है। यह तूफान और चक्रवात बनाते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर ये दिखाया गया है, दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब वाला क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर बादल बन जाती है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है, यानी तूफान का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यहाँ पर हमें ये रिक्त स्थान दे रखी है, यहाँ पर ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। आज जो भी हमने यहाँ पर जाना है मौसम के बारे में, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा पवन क्या होता है, चक्रवात क्या होता है और तूफान क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इस तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।